हेलो नमस्कार, मैं हूं सत्या और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए फिजिक्स क्लासेस। हम बाकी सब्जेक्ट्स भी आएगी क्लासेस आपके, केमिस्ट्री की आएगी, बायोलॉजी का कुछ पता नहीं है, अभी फिक्स नहीं है क्योंकि मेरे मैथमेटिक्स थी और जो साथ में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं उनके भी मैथमेटिक्स ही थी, तो बायोलॉजी कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन करेंगे, कुछ होगा तो उसकी भी लेके आएंगे। लेकिन अभी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हमारी पहली यूनिट है फिजिकल मैटर एंड मेजरमेंट, जिसको हम बोलते हैं भौतिक जगत एवं मापन। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, हर चीज, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा उसको ज्यादा पढ़ेंगे। हमारा पहला आता है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिसे कहते हैं, हर वो चीज जिसे मापा या तोला जा सके वो क्या होती है, भौतिक राशि। वो राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ना पूछी जाती है, किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपके मूल भौतिक राशियां और दूसरी होती है आपके व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इंग्लिश में बोले तो यह आपकी हो जाएगी फंडामेंटल और ये हो जाएगी आपके डेराइवेटिव। फंडामेंटल कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, देखो ये फिक्स है, ये कितनी है, केवल 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की, 7 प्रकार की 7 होती है, देखो 7 होती है। कौन कौन सी होती है आपकी, पहला आता है द्रव्यमान, दूसरा आता है आपके लंबाई, तीसरा समय, चौथा तापमान, 5वें नंबर की होती है आपकी विद्युत धारा, 6वें नंबर पे आती है आपके ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और 7वें नंबर पे आती है आपके पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, जिनको मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सकता है, जिनको बनाया जाता है किससे, मूल राशियों से। तो मूल राशियों की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता ना पड़े, वो क्या होती है, मूल भौतिक राशियां। और व्युत्पन्न भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें दर्शाने या व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़े, क्या होती है, आपके व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके बल, कार्य, ऊर्जा, क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख लेना, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, जो मैंने बोली वो लिख लो, और अदरवाइज जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। इसको छाप लो जरूर, कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4, ये 5वें नंबर की विद्युत धारा, 6ठे की ज्योति तीव्रता और 7वें की पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल भौतिक राशियां होती है। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है, 3 इनमें से होगी और एक उनमें से कोई एक होगी। ये अथा होती है, इनका कोई फिक्स नंबर नहीं होता। ये कितनी होती है, 7 ही होती है। 3 इनमें से होगी, एक इसमें से होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि कौन सी है तो 3 इनमें से होगी और एक इसमें से होगी। व्युत्पन्न भौतिक राशियां जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, अगला चैप्टर आएगा, हर टॉपिक आएगा, उसके अंदर जितनी भी भौतिक राशियां आएंगी वो क्या आती जाएगी, आपके व्युत्पन्न भौतिक राशियां आती जाएगी। ऐसा करो, इसको छाप लो, फिर आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना, चले आगे, चलो भैया। मूल भौतिक राशि, सॉरी भौतिक राशियों के बाद में आता है आपके मात्रक। तो जो भौतिक राशियां होती है उनको मापने के लिए, फिर तोलने के लिए कोई एक निश्चित मान फिक्स होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मात्रक। ठीक है, जैसे कि अपने देसी मात्रक बताऊं मैं कुछ, जैसे सवा, शेर, ऐसा नहीं होता है कि जब किसी के जो गुल्ले गुल्ले होते हैं तो क्या बोलते हैं, सवा मणि गरिसा,
सवा मणि क्या होती है? सवा मण, तो मण में आपके होता है 40 केजी और सवा मण में हो जाएगा आपके 50 केजी। ठीक है, तो सवा मणि का क्या होता है? सवा मणि का मतलब क्या? 50 किलो की रसोई बनी है किसी की, तो उसको क्या बोलते हैं? सवा मणि बोलते हैं। तो क्या होता है सिस्टम, मापन क्या, मात्रक क्या होता है? तो किसी भी भौतिक राशियों को मापने के लिए 3-4 बूढ़े बेटे, बालू बा, छगना बा, मंगना बा, कांशीराम जी, ये सारे बेटे, और उन्होंने क्या किया कि एक फिक्स मात्रा फिक्स कर दी कि सवा मण, यानी मण के अंदर 40 केजी होगा। तो वो क्या 40 केजी मण क्या हो गया? एक तरह का मात्रक हो गया। ऐसे ही हम क्या लिखते हैं, जैसे कि 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। अब 12 क्यों होता है? तो लोग बैठे हैं, उन्होंने फिक्स कर दिया। ऐसे ही मात्रक होते हैं, जो भौतिक राशियां होती हैं उनके मात्रक होते हैं। अब वो मात्रक क्या होते हैं? फिक्स क्वांटिटी होती है। जैसे कि हमने 1 जूल के अंदर इतनी ऊर्जा मापी, तो उतनी ऊर्जा की मापी, क्योंकि फिक्स कर दिया कि उतनी ऊर्जा ही 1 जूल के बराबर होगी, इसलिए। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक की डेफिनेशन कुछ काम की नहीं है। 3 प्रकार के मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल मात्रक, दूसरे आते हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके पूरक मात्रक। एक, ये 2, ये आपके 3 नंबर। मूल मात्रक क्या होते हैं आपके? मूल भौतिक राशि में जो मात्रक होते हैं क्या होते हैं? मूल मात्रक। व्युत्पन्न भौतिक राशि में जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब पूरक राशि हमने पढ़ी भी नहीं, तो एक्चुअल में ऐसे कोई मात्रक होते भी नहीं, इनके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले अपन मूल मात्रकों के बारे में देख लेते हैं। तो इसको हटाऊंगा, क्या देख रहे हैं हम? मूल मात्रक। अब मैंने कितनी मूल राशियां बताई थी आपको? 7 बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? एक बार जल्दी से रिवाइज करो। द्रव्यमान, फिर आता है आपके लंबाई, फिर आता है आपके समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये तो क्या है? आपकी राशियां हैं, इनके मात्रक क्या हो जाएंगे? हर एक के सामने इसका मात्रक लिख रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा? मात्रक। क्या आएगा इसका मात्रक? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है आपके? सेकंड। तापमान का मात्रक होता है आपके केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक होता है आपके एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है आपके कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है आपके मोल। अब इनके प्रतीक भी लिख लो साथ के साथ, किससे दर्शाएंगे किसको? किलोग्राम का मात्र प्रतीक क्या होता है आपके? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केजी। मीटर का स्मॉल एम, सेकंड का स्मॉल एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी, और मोल आपके मोल। ये 7 मूल राशियां हैं, ये इनके मात्रक है और ये इनके प्रतीक है। व्युत्पन्न मात्रक लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे लिख देता हूं साइड में। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक जैसे जैसे अपने फॉर्मूले आते जाएंगे तो उनके जो भी मात्रक होंगे वो क्या होंगे? व्युत्पन्न मात्रक होंगे। फिर भी देख लो एक आधा, जैसे बल, बल का व्युत्पन्न मात्रक होता है आपके, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को और क्या लिखते हैं अपन? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड, ऐसे लिख लो, प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे आया? ये अपने पास में एक फॉर्मूला होता है F बराबर m। ये m क्या है? मास है। इसको किस में दर्शाएंगे? किलोग्राम में। त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है आपके मीटर प्रति
सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपके क्या गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब व्युत्पन्न क्यों बोला है इसको अपन ने, देखो किलोग्राम मूल भौतिक राशि है, मीटर मूल भौतिक राशि है, सेकंड ये क्या है मूल भौतिक राशि है, इसलिए ये क्या है अपने व्युत्पन्न मात्रक है ना, वो इन मूल मात्रकों से व्युत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक बोल देते हैं। अब जैसे जैसे आगे आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशि आती जाएगी उनके मात्रक आते जाएंगे और वैसे काफी क्या आपको याद भी होंगे। अब आपके तीसरे मात्रक आते हैं पूरक। देखो देखा जाए तो अपने पूरे सिलेबस का सबसे इजी जो आपके यूनिट है वो क्या है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और एक तरीके से देखा जाए तो सबसे टफ यूनिट बुक भी यही है। इसका रीजन ये है कि इसके अंदर आते हैं आपके मात्रक, अगर आपके मात्रक सही है तो पूरा यूनिट आराम से निकल जाएगा, अगर आपको मात्रक याद नहीं है तो भाई बड़ी मुश्किल होने वाली। अब इसको पहले बढ़ाने का रीजन ये कि सरल तो ये इसलिए है कि मात्रक याद कर लो तो आपकी पूरी इजी हो जाएगी। अब मात्रक कैसे याद करोगे तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, तब साथ ही साथ में मात्रक याद होते जाएंगे और फिर आराम से सरल हो जाएगी। तो अगर मात्रक आते हैं तो सबसे सरल चैप्टर, और मात्रक नहीं आते तो सबसे टफ चैप्टर। देखो इसको क्या करना, अभी पढ़ रहे हो अपने जो सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद में एक बार फिर से पढ़ना, ठीक है। तो ये बड़ा इजी सा लगेगा आपको, इतना इजी लगेगा कि यार भाई इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अपने को। पूरक मात्रक दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है समतल कोण। समतल कोण को हम मापते हैं रेडियन, और रेडियन एक्चुअल में कोई मात्रक नहीं होता है। इसका रीजन मैं बताऊं, देखो आपके पास में एक फॉर्मूला बचपन से बढ़ते आ रहे छठी सातवीं से कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, यही होता है। ये कोण थीटा, ये आपके चाप एस और ये आर, थीटा बराबर होता है आपके एस बाई आर। ये फॉर्मूला हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। अब चाप को किस में मापोगे, चाप एक तरह की क्या है दूरी है, किस में मापोगे मीटर के अंदर मापोगे, तो ये मीटर, नीचे क्या होती है त्रिज्या, त्रिज्या क्या है ये भी एक तरह की दूरी है, दूरी को किस में मापोगे मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपके पास में क्या बचा कुछ भी नहीं। तो कोण का मात्रक वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम सुविधा के लिए क्या मान के चलते हैं रेडियन मान के चलते हैं, ये एक्चुअल में कोई मात्रक नहीं है, बस हमने बनाया हुआ है। दूसरा आता है आपके ठोस कोण। अब ये क्या चीज होती है, देखो अभी गर्मियां आने वाली है, आइसक्रीम वाले के पास में जाओगे कोण वोण खाओगे, तो कोण का ये निचला वाला होता है हिस्सा, यहाँ पर अंदर की तरफ जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है 3D एंगल, त्रिभुज में कोण बनता है ना, वो क्या होता है आपके ठोस कोण। क्या करना खाने के बाद में, मैं उस वाले की नहीं बोल रहा हूँ, महंगे वाले की, सस्ता वाला जो अपने कोण आता है सोप्टी, सोप्टी बोलते हैं उसको, तो उसके जो अंदर देखना, खाली लेना आप उसको अंदर से देखना, जो यहाँ पर जो आपके एंगल बनेगा ना उसको क्या बोलते हैं आप ठोस कोण बोलते हैं। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन। इन सब को छाप लो, क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां से बन सकता है या फिर यहां से बन सकता है, इसका क्वेश्चन बनता भी नहीं है, अभी तक बना भी नहीं, ठीक है। इसको छाप लो फिर आगे चलते हैं। छाप लिया, चले आगे चले, चलो आगे चलो। अब जो आपके टॉपिक आता है उसका नाम है विमा। डेफिनेशन में जाना ही नहीं है अपने को, डेफिनेशन ना पहुंची जाती ना पहुंचते, बस तरीका बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। विमीय सूत्र, हम कोई भी सूत्र लिखते हैं उसका मात्रक लिखते हैं, उस मात्रक के अंदर जो आपके मात्रक होते हैं, जैसे कि अपन ने बल का लिखा था, बल बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसको हमने किसके अंदर लिखा था मूल भौतिक राशियों के रूप में लिखा।
तो जब हम मूल भौतिक राशियों के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर आप मूल भौतिक राशियां लिखोगे सारी, बड़ा कोष्टक बनाओ, बड़ा कोष्टक बनाया, मूल भौतिक राशियां लिखनी है यहाँ पर। कैसे लिखोगे? द्रव्यमान, लंबाई, सारी सातों की सातों लिखनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होगा, वो हो गए इनके नोटेशन। ये कैपिटल एम दर्शाएगा आपको द्रव्यमान को, एल दर्शाएगा लंबाई को, कैपिटल टी दर्शाएगा आपको समय को, यहाँ पर के आपके दर्शाएगा तापमान को, ए दर्शाएगा आपके एम्पियर यानी कि धारा को, सी दर्शाएगा आपके कैंडल लाइन ज्योति तीव्रता को, और यहाँ पर ये मोल आपके पदार्थ की मात्रा को दर्शाएगा। अब यहाँ पर देखो किलोग्राम इसकी पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है, लेकिन सेकंड की पावर कितनी है? ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके -2 हो जाएगा। सेकंड की पावर कितनी है? -2 है। तो यहाँ पर भी पावर कुछ भी आ सकती है, तो आप इसको अभी पावर लेके चलो, ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। तो वी में सूत्र लिखने है आपको बिल्कुल ऐसे। कैसे लिखोगे वी में सूत्र? कुछ इस तरह से लिखोगे। एक फॉर्मूले, एक एग्जांपल से देखते हैं, बल के एग्जांपल से देखते हैं। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, इसको ऊपर लेके लिख रहा हूं तो -2 हो जाएगा। वी में सूत्र हो जाएगा आपके ये एल, ठीक है। देखो ये क्या है? द्रव्यमान के लिए, लंबाई के लिए एल, समय के लिए क्या लिखोगे? टी। इसके अंदर इन तीनों के अलावा कोई चीज है भी नहीं, इसके लिए लिखा मैंने एम, ये एम है। एम क्या दर्शाता है? आपके मीटर यानी लंबाई, लंबाई के लिए क्या लिखोगे? एल। और ये एस सेकंड, टाइम, तो टाइम के लिए लिखोगे आप टी। कोष्टक बंद करोगे, पावर लगो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर -2। ये आपके बल का विमीय सूत्र हो गया। विमा निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके पास में सूत्र होना चाहिए। अगर आपको सूत्र पता है तो उस सूत्र से आप क्या निकाल सकते हो? उसका मात्रक निकाल सकते हो। मात्रक आ गया आपके तो विमा ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी कि डायमेंशंस यानी कि विमा निकालने के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज का सूत्र आना ही आना चाहिए। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो अक्सर आता है लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड के अंदर। क्वेश्चन है बोल्ट्जमान नियतांक की विमा लिखो। अगर आप कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करो और करो। तब तक मैं क्या करता हूं कि एक दो और बता देता हूं। जैसे कि आपके कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये अपने सूत्र से लिखो। चलो, कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल का मात्रक क्या लिखा अपन ने? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का मात्रक हो गया आपके मीटर। तो कार्य का मात्रक हो गया आपके किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको अपन जूल भी बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है। अब इसकी विमा कैसे लिखोगे? विमीय सूत्र क्या लिखा? किलोग्राम, किलोग्राम का एम, मीटर लेंथ एल, ये क्या है? टाइम, ये टी, कोष्टक 1, पावर 1, पावर 2, पावर -2। ये क्या हो गया? कार्य या ऊर्जा का विमीय सूत्र हो गया आपके। ठीक है, तो आप इस साइड में आ जाओ। आप इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। एक फॉर्मूला होता है आपके E बराबर 3/2 kT। इसको तो इंपॉर्टेंट लगा ही देना, ये फेवरेट है क्वेश्चन आरपीएस। लेफ्ट स्टैंड में आता है, नहीं तो फिर आपके सेकंड ग्रेड में तो आता ही है। दोनों में से किसी एक एग्जाम में आता ही हर साल आता है। तो अपने को क्या निकालनी? इसकी विमा निकालनी। ये क्या है? एनर्जी। ये टी क्या है? आपके तापमान। किसकी विमा निकालनी? के की निकालनी। ये आपके क्या है? एक नियतांक। ठीक है, 3/2 संख्या है, इसका कोई मात्रक हो नहीं सकता, तो इसको छोड़ दो। अभी अपने को के की विमा निकालनी है। इस साइड में ये ई है
और इसके नीचे मैंने भाग में दिया क्या, टी। तो के की विमा यानी कि इसकी विमा और इसकी विमा या फिर इसका मात्रक और फिर नीचे इसका मात्रक, ये क्या है, एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, वहां से देखो। और ये तापमान, तापमान का मात्रक होता है केल्विन। तो के का मात्रक आ गया आपके किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और ये केल्विन इनवर्स। तो इसकी विमा में यहां पे लिख रहा हूं, ये वीन, ये सूत्र हो जाएगा इसका देखो क्या क्या है इसके अंदर, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है और ये क्या है, तापमान। तो एम एल टी और तापमान को किससे दर्शाओगे, केल्विन से। इसकी पावर 1 2 -2 -1 1 2 -2 और -1, कुछ इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की विमा हो जाएगी। इसको छापो, फिर आगे चलते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पृष्ठ तनाव की विमा लिखो। पृष्ठ तनाव की विमा के लिए आपको पहले पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन ये होती है कि ध्रुव की सतह पर, ध्रुव की सतह की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। F/L, ध्रुव की कोई सतह है, उसकी एकांक लंबाई पर जो बल लग रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, पृष्ठ तनाव। बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर से मीटर गया तो आपकी मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमीय सूत्र या फिर विमा हो जाएगी m इसकी पावर 1 l है इसके अंदर तो इसकी पावर 0 t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, यहाँ पर l की पावर 0 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप लिखो, लेकिन ऑप्शंस के अंदर आता है इसलिए आप लिख लेना। बाकी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m1 t -2, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये ज्यादा मोर एक्यूरेट है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर ये आता है इसलिए इसको लिखने में हमने क्या ही जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपके, चलो पहले इसको छाप लो, फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। छाप लिया, चलो एक स्टेटमेंट लिखते हैं। टाइम √LC L/R एंड RC का मात्रक समय के मात्रक के बराबर होता है। चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, इसको एज इट इज याद कर लेना, कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। और एक और लिख लेना आप, 1/√μ0 का मात्रक वेग के मात्रक के बराबर होता है। इसको भी इजी इज याद करना है। अब आपके लिए क्वेश्चन है आपकी C²LR की विमा लिखो। आ रहा है, अब तक का समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके
सॉल्व करो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इधर देखो, सी स्क्वायर को मैंने तोड़ दिया, ये एल सी और ये आर सी हो गया, इसको तोड़ दिया, इसको आगे लेके गया, उसको आगे लेके गया, क्या हुआ, एल सी आर सी। एक चीज देखो, अंडर रूट एल सी का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है, तो एल सी का मात्रक हो गया आपके सेकेंड स्क्वायर। एक यहां पर मैंने क्या बोला, आर सी का मात्रक होता है सेकेंड, तो इसका मात्रक हुआ आपके सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक हुआ सेकेंड, तो आपकी मात्रक हो गया सेकेंड की पावर 3। तो इसकी विमा हो गई आपकी, वी में सूत्र हो गया इसका n0 L0 t की पावर 3। इसको छापो, फिर आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इन दोनों को इंपॉर्टेंट बना दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टेटमेंट, इनसे क्वेश्चन हर बार आता है, अगर आएगा विमान से तो इनमें से आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, किया, आगे चले, चलो अगला अपना टॉपिक आता है त्रुटियां। इंग्लिश में बोले तो एरर, गलतियां सभी से होती है, मेरे से होती है, आपसे होती है, पहले की हुई है, किसी ना किसी तरीके से की हुई, उससे बात ही की ना की। चलो भैया सबको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। त्रुटियां, त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की दे रखी है एनसीईआरटी में। एक क्रमबद्ध यादृच्छिक और स्थूल त्रुटियां, लेकिन किसी काम की नहीं है, उनसे क्वेश्चन आता भी नहीं है। अब जो मेन आपके होता है क्वेश्चन बनता है, वो त्रुटियां होती है आपके, पहली होती है परम त्रुटि, या फिर इसको आप बोल सकते हो निरपेक्ष त्रुटि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। माना कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने पहली रीडिंग ली A1 आई, दूसरी ली A2, तीसरी ली A3, चौथी ली A4, ऐसे हम रीडिंग लेते गए और हमारे जो n रीडिंग ले ली तो n की रीडिंग आई AN। हम क्या करते हैं, जितनी सारी रीडिंग्स आई उनका अगर अपन माध्य ले लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा सही मान होगा, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, वास्तविक मान। तो वास्तविक मान हो जाएगा आपके AM, यानी इन सबका माध्य A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN अपॉन n। तो ये क्या हो गया, आपके वास्तविक मान हो गया। अब परम त्रुटि क्या होती, ये जो आपके वास्तविक मान या फिर माध्य मान आया, इससे पहले वाले जो आपने रीडिंग ली उसके अंदर कितनी त्रुटि, यानी मान कितना कम या ज्यादा आया, दूसरे वाले का मान कितना कम या ज्यादा आया, तीसरे वाले का मान कितना कम या ज्यादा है, ऐसे आने वाले का मान कितना कम या ज्यादा है। जो कम या ज्यादा आएगा उस पर्टिकुलर आपके रीडिंग के लिए वो क्या हो जाएगी, परम त्रुटि। यानी कि AM, यानी इससे A1 का मान कितना कम ज्यादा आया वो आपके A1 के अंदर परम त्रुटि होगी। A2 के लिए जो कम ज्यादा मान आएगा वो A2 के लिए परम त्रुटि होगी। A3 के लिए जो कम ज्यादा मान आएगा वो A3 के लिए परम त्रुटि होगी। तो कैसे निकालोगे आप, चलो इसको डेल्टा ऐसे दर्शाते हैं, तो डेल्टा A1 हो गया आपके AM माइनस A1, डेल्टा A2 हो गया आपके AM माइनस A2, ऐसे ही आप चलते जाओगे तो डेल्टा AN हो जाएगा आपके AM माइनस AN। ये क्या होती है आपके परम त्रुटि या फिर निरपेक्ष त्रुटि। अब देखो ये A1 लिया, वो अगर AM से ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी, A1 AM से ज्यादा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर ये A1 AM से कम है तो किसी वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी कि जो आपके परम त्रुटि या फिर निरपेक्ष त्रुटि है इसका मान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो लिख लो यहां पर एक स्टेटमेंट के तौर पर यह है पॉजिटिव है, नेगेटिव हो सकती है। फिर इसकी दूसरी त्रुटि आती है आपके माध्य निरपेक्ष त्रुटि, या फिर इसको आप बोल सकते हो
माध्य परम त्रुटि। इसका आपके सिंबल होता है डेल्टा ए बार। ठीक है, आपकी जो भी ये आपके परम त्रुटियां इन सब का क्या ले लेते हैं, माध्य ले लेते हैं, तो इनका जो मान रहता है वो ज्यादा और प्रिसाइज रह जाता है। तो क्या होगा आपके डेल्टा ए बार की वैल्यू डेल्टा A1 का मोड प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 ऐसे जुड़ता जाएगा आपके मोड ऑफ डेल्टा AN अपॉन N। यहाँ पर मोड लेने का रीजन आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये वैल्यू है धनात्मक या ऋणात्मक आ सकती है, और अपने को क्या चाहिए, प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है, सबको मोड लेके जोड़ लेना है और उनका माध्य निकाल लेना है। तीसरे नंबर पे आती है आपके आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला होता है आपके माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान। देखो, आपेक्षिक का इंग्लिश में मतलब होता है रिलेटिव। रिलेटिव यानी कि जो आपके वास्तविक मान है उसके सापेक्ष कितना आ रहा है। ये वास्तविक मान है, इसके सापेक्ष त्रुटि कितनी आ रही है आपके डेल्टा ए बार। ये डेल्टा ए बार आ रही है, वो क्या हो जाएगी आपके आपेक्षिक त्रुटि। चौथे नंबर की आती है आपके प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि होती है आपके आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100 या फिर डेल्टा ए बार अपॉन AM गुणा 100। चार फॉर्मूले लिख लो। अब इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे पीछे थोड़ी देर बाद में, तब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से और जानेंगे कि इनको कैसे क्या यूज करना है। फिलहाल के लिए क्या करो, इसको छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक, छापा, चलिए आगे चले। फिर आगे अगला टॉपिक आता है त्रुटियों का समायोजन। पहले नंबर पे आता है आपके जोड़, यानी कि त्रुटियों की जोड़। ठीक है, जोड़ वाला बता देता हूँ, बाकी वाला आपको खुद करना है। गुणा और भाग वाला सेम है। देखो, एकेडमिक है नहीं है, अपने हर चीज को ऐसे बताऊंगा उसका कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला। आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। फिर भी मैं एक का बता देता हूँ, बाकी सेम टू सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला लगभग। जैसे कि आपके पास में जोड़ रहे हो a प्लस बी को, तो आपकी राशि आ रही है x। मानो कि a में कोई त्रुटि है और वो त्रुटि है आपके डेल्टा a, तो b में कोई त्रुटि है, वो है आपके डेल्टा b। तो आपके जो इन दोनों की जोड़ आई x, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो त्रुटि होगी, वो क्या है आपके डेल्टा x। तो अब मैं इनको त्रुटियों के साथ में लिखूं तो x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a, ये प्लस ये वाला प्लस, फिर आएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां तक आया, तो x प्लस माइनस डेल्टा a बराबर, मैं क्या कर रहा हूं, इस b को इसके पास में लेके आ रहा हूं, तो a प्लस b, ये बच गया अलग, ये आप क्या आया a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये क्या है, यहां पर देखो x है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको x, ये x है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। x से x गया, या मैं क्या करूं, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का होगा, x माइनस x 0। तो आपके क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा x। यानी कि जो आपके जोड़ है उसके अंदर जो त्रुटि है वो किसके बराबर होगी, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, किसके बराबर होगी, तो
ए के अंदर जो त्रुटि होगी और बी के अंदर जो त्रुटि होगी उनको आप डायरेक्ट जोड़ दोगे तो जो आपकी जोड़ के अंदर त्रुटि आएगी वो आपके आ जाएगी। सेम ऐसे ही दूसरा होता है व्यवकलन, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो बाकी। बाकी के लिए सेम होता है, क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसा मत सोच लेना यहाँ पर जोड़ था इसलिए त्रुटियां जुड़ गई और यहाँ पर बाकी था इसलिए त्रुटियां बाकी होनी चाहिए, नहीं होगा। यहाँ पर भी त्रुटियां एज इट इज जुड़ेगी। देखो कैसे जुड़ेगी, आप खुद घर से कोशिश करना इसको डिजाइन करने की। अदरवाइज ये याद रख लेना कि त्रुटियां कभी भी घटती नहीं है, जोड़ोगे तभी त्रुटियां जुड़ेगी, बाकी करोगे तब भी त्रुटियां बाकी ही होगी। यहाँ पर क्या लिखोगे x बराबर a माइनस बी, सेम ये का लिखना, तो x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर क्या होगा a प्लस माइनस डेल्टा a। ये प्लस की जगह आपको क्या लिखना है माइनस लिखना है, प्लस सॉरी ये b प्लस माइनस डेल्टा b। अब क्या करोगे ये a यहीं पर है ना, ये अंदर जाएगा तो माइनस b, ये प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा b। ये b आप इस साइड में लेके आओगे तो आपके हो जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप x, तो x से x चला गया आपके, बचा क्या प्लस माइनस डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। और जब आप प्लस माइनस दोनों हो तो प्लस माइनस का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस प्लस को आप क्या लिख सकते हो प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके प्लस माइनस डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो सेम ही होगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। तो दोनों के अंदर क्या होगा आपके जोड़ ही होगी, त्रुटियों की क्या होगी जोड़ ही। आपके जो वास्तविक मान होगा उसकी तो बाकी होगी इसके अंदर, लेकिन त्रुटियां क्या होगी जुड़ेगी। देखो एक एग्जांपल लेके देखो, जैसे 4 प्लस माइनस 0.1, ये आपके एक कोई राशि है, दूसरी राशि है आपके पास में 3 प्लस माइनस 0.3। अब इनका दो करना है आपको, पहले तो करनी है जोड़ और फिर करनी है आपको बाकी। जोड़ करोगे तो क्या आएगा, वास्तविक राशियां डायरेक्ट जोड़ दो, 4 प्लस 3 कितने हो गए 7, प्लस माइनस क्या करनी है जो आपकी त्रुटियां हैं वो जुड़ जाएगी, 0.1 प्लस 0.3 कितनी हो गई 0.4 हो गई। अब बाकी करनी है, वास्तविक मान को क्या करना है आपको बाकी करना है, 4 में से 3 गए तो कितना बचा 1। अब प्लस माइनस त्रुटियां यहां पर भी जुड़ेगी। देखो त्रुटियों के लिए आपके फॉर्मूला क्या है सेम है, त्रुटियां यहां पर भी जुड़ेगी और यहां पर भी जुड़ेगी, तो प्लस माइनस 0.4। ठीक है, त्रुटियां दोनों कंडीशन के अंदर सेम ही रहेगी। इसको छाप लो, फिर हम गुणा और भाग वाला देख लेते हैं और एक घात वाला देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। छाप लिया, आगे चलते हैं। फिर आपके आता है गुणा, यानी कि x बराबर a और b, बीच में गुणा है। फिर से वही लिखो, a में त्रुटि क्या हो गई डेल्टा a, b में त्रुटि हो गई डेल्टा b, तो x में त्रुटि कितनी हो जाएगी डेल्टा x। तो क्या हो जाएगा आपके x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर हो गया a प्लस माइनस डेल्टा a गुणा का निशान b प्लस माइनस डेल्टा b। अब क्या करना, यहां से आपको x कॉमन लेना है, ये मैंने x बाहर निकाला, जहां से x बाहर आ गया वहां पर तो क्या आ गया 1, यहां से x अपने बाहर नहीं आ रहा है तो क्या होगा ये x इसके नीचे चला जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। क्या करो एक बार फिर से गुणा करके देखो सेम चीज आती है, नहीं आती। x 1 से गुणा किया x प्लस माइनस ये x इसके साथ में गुणा होगा, ऊपर नीचे का x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या प्लस माइनस डेल्टा x बचेगा। यहां से आपको a कॉमन लेना है, लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a ये अपॉन a, b कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अभी x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर ये ए बी को साथ में लेके आ जाओ, ए बी
1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये ए बी क्या है आपके एक्स है, तो मैं इस पूरे को इससे कैंसिल कर सकता हूं। बचा क्या आपके पास में, बचा क्या आपके पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, गुणा में चल रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। मल्टीप्लाई करो, इस एक को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो एक से मल्टीप्लाई किया आपने 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इस वाले से किया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, गुणा करना है आपको 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी से। करो, ये क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस इसको इससे करा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए गुणा डेल्टा बी अपॉन बी। ये इधर चल रहा है आपके 1 प्लस माइनस, यहाँ पर नीचे x था, ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये एक और ये एक हट गया, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो आपके बचा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर, मैं इसको आगे लेके आ जाऊं, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब ये जो आपकी फॉर्मूला है, ये जो आपकी संख्या आ रही है या फिर ये जो आपके चर जो आ रहे हैं, कुछ भी बोल दो, ये क्या होंगे कि इनको हम नगण्य मान लेंगे। इसका रीजन बताता हूं। त्रुटियां जो होती है वो क्या होती है, काफी कम होती है। और फिर आप क्या करते हैं, जैसे कि मैंने 4 प्लस माइनस, जैसे मैंने लिखा 100 और प्लस माइनस के अंदर त्रुटि लिखी 1, ठीक है, 100 के अंदर प्लस माइनस त्रुटि कितनी है आपके 1, तो ये आपके डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी क्या है ए और ये आपकी क्या है डेल्टा है, तो डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी 1/100 यानी कि 0.01 यही होगी। अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा ले लूं कि 100 प्लस माइनस 2, कोई दूसरी त्रुटि इसको बी मान लिया और ये आपके डेल्टा बी है, तो डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 2/100 यानी 0.02। अब इन दोनों को गुणा भी करना है आपको, डेल्टा ए अपॉन ए की जो वैल्यू है उसके साथ में गुणा करना है डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू को। 0.01 को गुणा किया आपने 0.02 से, आपकी वैल्यू निकल के आएगी 0.00 और ये 2, काफी ज्यादा छोटी वैल्यू निकल के आई। इतनी ज्यादा छोटी वैल्यू लिखना पॉसिबल भी नहीं है, ऐड करोगे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं नगण्य। नगण्य मानकर क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ दिया तो ये आपकी क्या है फॉर्मूला निकल के त्रुटि ज्ञात करेगा। किसके अंदर, गुणा के अंदर जब त्रुटि ज्ञात करोगे तो आप इस फॉर्मूले से ज्ञात करोगे, और सेम टू सेम आप भाग के अंदर भी किससे निकालोगे, इसी फॉर्मूले से निकालो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। एक चीज ध्यान रखना, चलो इस चीज को नहीं उतारना क्यों, समझाने के लिए था। एक चीज ध्यान रखना, गुणा के लिए जो आप निकालोगे त्रुटि, वैसे क्या निकालोगे भाग के लिए। हमने क्या कहा था, जोड़ और बाकी के अंदर त्रुटियां डायरेक्ट जुड़ जाती है, गुणा के अंदर आपको त्रुटियां इस फॉर्मूले से निकालनी है और भाग के अंदर भी इसी फॉर्मूले से निकालनी है। अब यहाँ पर जो आप गौर से देखो अगर इसको, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये क्या चीज है, ये है आपके आपेक्षिक त्रुटि। मैंने लिखा था पीछे आपेक्षिक त्रुटि, क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपेक्षिक त्रुटि का, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान। अब ये क्या है, x वास्तविक मान है, डेल्टा x क्या है त्रुटि है,
जो ये आपके क्या होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या फिर माध्य वर्ग त्रुटि होती है। तो ये क्या हो गया, आपके अपेक्षित त्रुटि का फॉर्मूला हो गया। तो जब भी आप गुणा या भाग के लिए त्रुटि निकालोगे तो किससे निकालोगे, अपेक्षित त्रुटि वाले फॉर्मूले से निकालोगे। यानी कि आपको दोनों संख्याओं की अलग अलग अपेक्षित त्रुटि निकालनी है और फिर उनको क्या करना है, जोड़ देना है। यानी कि यहाँ पर आप इसका सार लिख सकते हो, दैट मीन्स क्या करना है आपको, दोनों राशियों की अलग अलग अपेक्षित त्रुटि निकालनी है। त्रुटि निकालनी है तो आपकी क्या आ जाएगी, अपेक्षित त्रुटि। किसकी आएगी ये अपेक्षित त्रुटि, जिस भौतिक राशि को ज्ञात करना है। ये चीज लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके पूरा सरल हो जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है। अभी तो चाहो डायरेक्ट याद करना है इसको और इसको। क्या करना है, गुणा और जब भाग हो तो क्या करना है आपको, जो भी आपके दे रखा है उसकी अपेक्षित त्रुटि निकाली। पहली भौतिक राशि की अपेक्षित त्रुटि निकाली, दूसरी भौतिक राशि की अपेक्षित त्रुटि निकाली और उन दोनों को जोड़ दिया। तो जो आपके गुणा वाली राशि है उसका अपेक्षित त्रुटि आ जाएगी। भाग के अंदर भी सेम है, जो आपके भाग, जिस चीज का भाग निकालना उसकी अपेक्षित त्रुटि क्या आएगी, जो दो राशियां होंगी उनकी अपेक्षित त्रुटि का योग। इसको उतारो, एज इट इज उतारो, इसको आपको उतारना ही है। ये चीज उतारनी है और इसको याद भी करनी है, ठीक है। छाप लिया, चले आगे, चलो उधर वाला मैं नहीं मिटा रहा हूँ, चलो आराम से छापो। फिर आप क्या आता है, घात। अगर त्रुटि घात में है, इसके लिए भी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट से हो जाएगा आपके। यदि त्रुटि घात वाली भौतिक राशि में हो तो घात आगे आकर त्रुटि से गुणा हो जाएगी। देखो ऐसी डेफिनेशन कहीं पे नहीं मिलेगी, कहीं पे नहीं मिलेगी, किसी बुक में भी नहीं मिलेगी। बस याद करने के लिए, वो समझने के लिए कि क्या होगा। इसको लिखो, इसको भी लिखना है, इसको लिखो और फिर हम इनसे रिलेटेड पीवाईक्यू देखते हैं जो, और आगे जो बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी है। छाप लिया, चलो आगे चले, चलो फिर चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको क्वेश्चंस यही कहीं देखो, क्वेश्चन आपको यही कहीं दिख जाएगा। लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं किताब से देख के पढ़ा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसको सॉल्व करते हैं। आपको यही कहीं दिख जाएगा। क्वेश्चन है आपके, एक प्रयोग में दो संधारित्र की धारिताएं। पहले संधारित्र की धारिता दे रखी है आपके 1.5 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैराड। C2 की वैल्यू दे रखी है आपके 2.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैराड। क्या कह रहा है आपके, जब दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, क्या ध्यान रखना है यहाँ पर किस क्रम में लगाया जा रहा है, समांतर क्रम के अंदर लगाया जा रहा है। तो कुल धारिता ज्ञात करो और साथ ही प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात करो कि कितनी होगी। अब 9वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, याद तो होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि संधारित्र वाला तो मेरे हिसाब से आपको याद नहीं होगा।
अब देखो प्रतिरोध का जो संयोजन होता है श्रेणी क्रम, उसके अंदर जो होता है आपके परिणामी प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, जबकि समांतर क्रम के अंदर कुछ अलग होता है। समांतर क्रम में जो आपका परिणामी प्रतिरोध होता है वो 1/r होता है, वो किसके बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 के बराबर होता है। लेकिन जब हम प्रतिरोधों की जगह संधारित्रों का संयोजन करते हैं तो ये स्थिति जस्ट उल्टी हो जाती है। ये आप कर रहे हैं संधारित्र के लिए, किसके लिए कर रहे हो संधारित्र यानी कैपेसिटर के लिए। श्रेणी क्रम में क्या होता है परिणामी धारिता होगी 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 और समांतर क्रम के अंदर होगी आपके c बराबर c1 प्लस c2 के बराबर। ठीक है, अब ये डायरेक्ट ऐसे याद नहीं रहते, इसको इसके साथ में लिंक करके याद कर सकते हो। अब आपके जो प्रतिरोध है सॉरी यहाँ पर संधारित्र दे रखे हैं उनको किस क्रम में जोड़ना है समांतर क्रम में जोड़ना है, तो आपकी परिणामी धारिता होगी किसके बराबर होगी c1 प्लस c2 के। c1 है आपके 1.5 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस सॉरी यहाँ पे आपके प्लस है 2.6 प्लस माइनस 0.1। अब ये जो आपके त्रुटियों के समायोजन में आपने पहला वाला टाइप था जोड़, उसके ऊपर है देखो c1 प्लस c2, क्या करना है वास्तविक मान को डायरेक्ट जोड़ना है और त्रुटियों को अलग से जोड़ना है। ये कितना आ जाएगा 1.4 प्लस माइनस 0.3। ये क्या आ गया आपके परिणामी धारिता, ये क्या हो गया आपके वास्तविक मान, ये क्या हो गया आपकी त्रुटि। क्या पूछ रहा है प्रतिशत त्रुटि निकालनी है आपको। ये प्रतिशत त्रुटि मैंने क्या कहा था अपेक्षित त्रुटि गुणा 100। अपेक्षित त्रुटि कैसे निकालोगे त्रुटि 0.3 अपॉन वास्तविक मान यानी 4.1 गुणा 100, कुछ यही होने वाला है। इसको इससे हटाया तो आपके लगभग मान आएगा 7.3% के आसपास। देखो मैंने निकाला नहीं थी, मुझे तो याद है, मैंने तो काफी बार किया हुआ है ये, इसलिए ये चीज याद है। आपको क्या करना है इसको सोल्व करना, इसको छाप लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छापिए चलो भैया। फिर अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः दे रखी है आपकी T1 बराबर इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5, T2 दे रखा है आपकी 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या बोल रहा है ये इन पिंडों का तापांतर और इनमें आई त्रुटि ज्ञात करो, यानी ताप का अंतर ज्ञात करना है और त्रुटि ज्ञात करनी है। तापांतर बड़े में से छोटा घटा दो T2 माइनस T1। देखो यहां पर आपको क्या करना है सेकंड वाला त्रुटियों का समायोजन में सेकंड प्रकार बढ़ा था, क्या बढ़ा था त्रुटियों का घटाव या फिर व्यवकलन। तो 20 प्लस माइनस 0.5 ये होगा माइनस 10 प्लस माइनस 0.5। वास्तविक मान से वास्तविक मान घटा दो, क्या आया आपके 10 प्लस माइनस त्रुटियां क्या होगी हमेशा जुड़ेगी, जोड़ और बाकी में त्रुटियां जुड़ने वाली है। 0.5 प्लस 0.5 बराबर कितना हो गया 1। ठीक है भैया, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है अपने गुणा वाला। देखो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर किसी पटल की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल एवं त्रुटियां ज्ञात करो।
लंबाई दे रखी है आपके 3.2 प्लस माइनस 0.2, चौड़ाई b बराबर दे रखी है आपके 1.2 प्लस माइनस 0.1। क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल एवं त्रुटियां ज्ञात करो। देखो इसके अंदर तो त्रुटि थी आ गई और ये इसका वास्तविक मान था, तो प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहो तो भी निकल जाएगी। ये है आपके त्रुटि, वास्तविक मान, त्रुटि बटेगा वास्तविक मान गुणा 100 बराबर 10% हो जाएगी। अब इसके अंदर आ जाओ, क्या निकालना है वो क्षेत्रफल। ए बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने क्या बोला था, जब भी गुणा वाला ऑप्शन आए तो किससे करना? अपेक्षित त्रुटि से करना। तो डेल्टा ए अपॉन ए बराबर क्या होगा आपके डेल्टा ए, तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये तो क्या है आपके फॉर्मूला, किसका है? अपेक्षित त्रुटि वाला फॉर्मूला। तो यहां पर आ जाएगा आपके डेल्टा ए अपॉन ए बराबर प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। लिखो यहां पर 0.2 और नीचे आएगा 3.2, ये प्लस इधर आएगा आपका 0.1 अपॉन 0.2। ये क्या होगी आपके डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू। क्या निकालना है इसके अंदर? प्रतिशत त्रुटि निकालनी और ए क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना। दोनों चीजें निकालनी। डेल्टा ए अपॉन ए, इसका लघुत्तम लो, क्या हो जाएगा? 3.2 मल्टीप्लाई 1.2, तो ये ऊपर गुणा हुआ आपके हो गया 0.24 प्लस ये इधर हो गया आपके 0.32। इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 5 यानी 0.56 अपॉन 3.2 मल्टीप्लाई विथ 1.2। क्या वैल्यू निकालनी है आपको? डेल्टा ए की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये आपके ए है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इधर, इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ए बराबर क्या है आपके? चलो यहां पर करते हैं आगे, इस साइड में करते हैं। ये आपके है डेल्टा ए बराबर हो गया 0.5 अपॉन 3.2 मल्टीप्लाई विथ 1.2। अब ए की वैल्यू तो ऑलरेडी निकालनी है अपने को, तो यहां पर निकाल ही लेते हैं इसी जगह। एल बराबर है आपके 3.2 मल्टीप्लाई विथ 1.2। इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपके 1224 3.84। ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी। देखो आपके ये a बराबर आ रहा है 3.2 मल्टीप्लाई विद 1.2 और यहाँ पर इस साइड में आपके गुणा में क्या है a, तो ये इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा a की वैल्यू आ गई आपके 0.56, a की वैल्यू आ गई आपके 3.84। तो आप इसको क्षेत्रफल के रूप में डायरेक्ट लिखना चाहो, यानी कि त्रुटि और वास्तविक मान को संयोजन करके लिखना चाहो तो कैसे वो लिखोगे? क्षेत्रफल होगा आपके 3.84 प्लस माइनस 0.56, ये क्या होगा आपके क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये रहा आपके गुणा वाला तरीका। अब अपन क्या पढ़ लेते हैं? भाग वाला तरीका और एक घात वाला तरीका। इसको छाप लो, आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, चलिए आगे चले। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। जल्दी से कमेंट कर दो, 8वीं के अंदर पढ़ा हुआ है, ये किसका दिया हुआ सूत्र या फिर नियम है, बता दो जल्दी से। V बराबर दे रखा है आपकी 100 प्लस माइनस 5 वोल्टेज, धारा आपकी दे रखी है
10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। क्या पूछ रहा है? आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। प्रतिरोध के अंदर आपको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। सिंस अपने आर बराबर वी बाई आई है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? भाग वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए क्या लगाओगे? प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक, ये आपकी एक्स है, ये आपकी ए है और ये आपकी बी है। ए, ये आपकी डेल्टा ए, ये बी, ये आपका डेल्टा बी। लगो भैया। डेल्टा आर अपॉन आर बराबर कितना हो गया आपके? 5/100 प्लस माइनस या प्लस ही रहने दो। यहाँ हो गया आपके 0.2/10। कितना हो गया? 5/100 प्लस 2/100 डेल्टा आर अपॉन आर। डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू आई आपके 7/100। अब प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालोगे? इस जो अपेक्षित त्रुटि है उसको 100 से गुणा कर दोगे तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो गया 7/100 गुणा 100 बराबर 7%। इसको छाप लो। चलो घात वाला यही पे कर देते हैं। एक क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मेरे पास में, ये स्क्रीनशॉट नहीं है, बुक के अंदर नहीं है, आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है। यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 2% है तो उसके आयतन में मापन में त्रुटि ज्ञात करो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी यहीं से आता है। देखो अपने को एक चीज बताया, गोले के लिए जो आयतन होता है V बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ये कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। बचा क्या आपके वेरिएबल आर, यानी त्रिज्या पर डिपेंड करता है टोटली। तो V इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये हो जाएगा। अब मैं दोनों के अंदर प्रतिशत त्रुटि निकालूं तो डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100 बराबर किसके होगा? डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100। लेकिन मैंने क्या लिखा था जब घात वाला बढ़ाया था? अगर घात के अंदर त्रुटि हो, इस घात वाली या भौतिक राशि उसके अंदर त्रुटि हो तो घात क्या आएगी? आगे आ जाएगी। तो ये क्या हो गया आपके? डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100 बराबर 3 गुणा डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100, यानी कि जो आपके आर के अंदर प्रतिशत त्रुटि है उससे 3 गुना हो जाएगी आयतन में प्रतिशत त्रुटि, यानी 6 गुना प्रतिशत त्रुटि किसमें होगी? आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी। आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो होगी आपके 6%, त्रिज्या की 3 गुनी। तो इसको लिख लेना कहीं पे, फॉर्मूले को लिखना चाहो तो। बाकी जितने भी फॉर्मूले आएंगे तो क्या करना है आपको? घात होगी उसको आगे मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2% की जगह यहाँ पर 6% होता तो कितनी हो जाती है आपकी त्रुटि? 18% हो जाती है। यहाँ पर 1% होता तो 3% हो जाती। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ में। तब तक क्या कर लो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा और हम सारी क्लासें लेके आएंगे। चलो भैया बाय। हाँ इसको छाप लेना, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।